प्रिय दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल यस आर आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम लोग टीजीटी पीजीटी कला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं। आज का हमारा मैराथन क्लास रहेगा जिसमें शून्य से लेकर शिखर की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग, और जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे आज हम लोग। तो दोस्तों, जिसमें वन लाइनर जो है प्रश्न हल करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम के समय आप देखेंगे कि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। तो मित्रों, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग देर ना करते हुए आप लोग लिंक को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए जो लोग नए हैं, जिससे हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक कर दीजिए जो लोग नए हैं। मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक हमारा जो है क्लास आप तक पहुंच सके, आपके मित्रों तक पहुंच सके। जो लोग पेड क्लास को नहीं ले पा रहे हैं किसी कारणवश, वो हमारे क्लास को फ्री ज्वाइन करके अपने अध्ययन को आगे बढ़ा सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। मित्रों, आपका छोटा सा यही सहयोग चाहिए कि आप लोग क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करते रहिए। इसी तरीके से मैं आपको कंटिन्यू निरंतर आप लोग को क्लास में देता रहूँगा। मेरा प्रयास है कि संपूर्ण क्लास आपको फ्री पढ़ाऊँगा। तो मित्रों, देर ना करते हुए आप लोग शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी। तो हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, प्रारंभ कर दें। परीक्षा की संभावनाएं जल्द बन रही है। आज का हमारा पहला प्रश्न है मित्रों, कला शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? मित्रों, कला शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो किस ग्रंथ में हुआ, प्रश्न हमारा है। तो कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि 4 वेद बताए गए हैं। 4 वेद बताए गए हैं। पहला हमारा जो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद है, दूसरा यजुर्वेद है और चौथा सामवेद है। और पहला ऋग्वेद है, दूसरा यजुर्वेद है और चौथा सामवेद है, तीसरा सामवेद है, चौथा अथर्ववेद है। तो मित्रों, सबसे प्राचीन जो हमारा वेद है उस वेद में हमारे कला शब्द का वर्णन मिलता है। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन हमारा वेद है। कला शब्द का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, अर्थात इसमें एक सूक्त मिला है, एक श्लोक मिला है, यथा कला यथा शफा के रूप में ये वर्णन मिलता है। अर्थात इसमें कहा गया है कि ऐसा कोई ज्ञान नहीं, अर्थात ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं जो कला ना हो। अर्थात कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। और 8वें मंडल में इसकी चर्चा होती है। 8वें मंडल में जो है इसका चर्चा हुआ है। अर्थात इसमें ऋग्वेद में जो सूक्तियाँ प्राप्त हैं तो 1028 सूक्तियाँ प्राप्त हैं। और इसमें जो है 10 मंडल के जो है पुस्तकें का वर्णन मिला है या इसमें जो है संग्रहित है। ये वेद वैदिक काल की जो है जो समय बताई गई है 1800 से लेकर जो है 1100 ईसा पूर्व की ये बताई गई है वेद। तो ये वेद जो है ऋग्वेद जो है आपके वैदिक काल के जो है 1800 से 1100 ईसा पूर्व की मानी गई है। ईसा पूर्व का मतलब है ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की जो है इस समय का वर्णन है। तो मित्रों, इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है,
कला किस भाषा का शब्द है? तो कला किस भाषा का शब्द है? तो कला संस्कृत भाषा का शब्द है। आप लोग को मालूम होगा मित्रों, जो कला शब्द है, हमारा प्रश्न है कला शब्द किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत भाषा का शब्द है। आप लोग को मालूम होगा कि कला शब्द कर्णधार से माना गया है, जिसका आशय है कि प्रसन्न करना। अर्थात कुछ विद्वानों ने कल धातु भी बताया है। कल धातु का जो उत्पत्ति माना जाता है का धन ला से बताया गया है, और कला जो का धन ला से बताया गया है, और जो कला शब्द का उत्पत्ति होता है का अर्थ होता है निर्माण करना, कोई चीज़ सृजित करना, कोई चीज़ उत्पन्न करना, पैदा करना, बजाना, या ला का जो अर्थ होता है प्रदान करना। अर्थात उस चीज़ को हमें प्रदान करना, किसी चीज़ का निर्माण करके, सृजन करके उस चीज़ को हमें प्रदान करना, जिससे हमें आनंद की अनुभूति होती है, हमें आनंद की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, हमारा सबसे प्राचीन जो शब्द है, भाषा है, वो हमारा जो सबसे प्राचीन जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है, जो हमारे वेदों में वर्णित हैं। हमारे जो वेद हैं संस्कृत भाषा में वर्णित हैं, इसी कारण हमारा जो भाषा संस्कृत भाषा रहेगा। सबसे प्राचीन हमारे जो है भाषा जो है संस्कृत भाषा है, तो संस्कृत भाषा में कला शब्द का माना गया है। इसी क्रम में हमारा मित्रों तीसरा प्रश्न है, कला शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में हुआ है? तो मित्रों, कला शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो 13वीं शताब्दी के प्रथम चरण में हुआ है। कला शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो 13वीं शताब्दी के प्रथम चरण में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कला शब्द की उत्पत्ति किस धातु से मानी जाती है? तो कला शब्द की उत्पत्ति जो मानी जाती है वो कर्ण धातु से मानी जाती है, कर्ण धातु से मानी जाती है। नेक्स्ट हमारा है, कर्ण धातु से क्या आशय है, या कर्ण धातु का क्या अर्थ है? तो कर्ण धातु का अर्थ है प्रसन्न करना। अर्थात कला का जो अर्थ है प्रसन्न करना, अर्थात जो भी जिस कार्य में भी कला का प्रयोग किया जाता है या कलात्मक ढंग से कार्य किया जाता है, तो वो हमें आनंद की प्राप्ति, आनंद की अनुभूति रसवादन कराता है, जिसे प्रसन्न करना कहा जाता है। मित्रों, आप सब हमारे लाइव क्लास से जुड़ते जाइए, लिंक को शेयर करते रहिए, आप लोग अधिक से अधिक लोग जुड़ सके हमारे लाइव क्लास से। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है, कला शब्द का प्रयोग किस कला हेतु किया जाता है? तो मित्रों, कला का जो प्रयोग किया गया है, कला के लिए जो प्रयोग किया गया है वो ललित कला। अर्थात आप लोग जानिए कि ललित कला जो है 5 बताए गए हैं। ललित कला की जो संख्या बताई गई है, एक ये भी प्रश्न बनता है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया परीक्षा में कि कला शब्द का प्रयोग किस कला हेतु किया जाता है? तो कला शब्द का जो प्रयोग किया जाता है ललित कला के लिए किया जाता है। अर्थात पूछा जाता है ललित कला कौन कौन से हैं, उनके नाम दिए रहेंगे। ललित कला 5 बताए गए हैं, या संख्या पूछी जाएगी या नाम पूछा जाएगा, एक ही क्रम में सबका रहेगा। तो ज़्यादातर संख्या पूछी जाती, ललित कला कितने प्रकार के माने गए हैं? तो ललित कला जो है 5 प्रकार के माने गए हैं। हमारा पहला है चित्रकला, मूर्त कला, काव्य कला, नृत्य कला, संगीत कला, स्थापत्य कला। तो ये आपके जो है 5 कलाएँ बताए गए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा है, कामसूत्र के लेखक कौन हैं? कामसूत्र के लेखक कौन है? तो कामसूत्र के लेखक जो है वात्स्यायन जी हैं, वात्स्यायन हैं। नेक्स्ट है, कामसूत्र एक ग्रंथ है जिसके लेखक जो है वात्स्यायन हैं। आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का वर्णन मिलता है? तो 64 कलाओं का वर्णन मिलता है। अर्थात मित्रों, जो
जो वात्स्यायन के द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं कामसूत्र, उसमें उनके द्वारा वात्स्यायन के द्वारा 64 प्रकार के कलाओं का वर्णन किया गया। अर्थात जो सारे कलाएँ बताए गए हैं, 100 कलाएँ बताए गए हैं। अर्थात जो कामसूत्र में पूछा जाता है वे बहुत महत्वपूर्ण है। कामसूत्र के ग्रंथ में कितने कलाओं का वर्णन मिलता है? तो 64 कलाओं का वर्णन मिलता है। इसमें जैसे हमारे दैनिक जीवन से संबंधित सभी कार्य, कोई चीज़ निर्माण करना, बनाना, उठना बैठना, खाना पीना, हंसना बोलना, सारे चीज़ें एक्टिविटी इसमें आ जाते हैं। तो 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन मिलता है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, कामसूत्र के किस अध्याय में 64 कलाओं का वर्णन मिलता है? तो कामसूत्र के किस अध्याय में 64 कलाओं का वर्णन मिलता है? तो तीसरे अध्याय में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, कामसूत्र की 64 कलाओं में चित्रकला का कौन सा स्थान है? तो कामसूत्र की 64 कलाओं में चित्रकला का कौन सा स्थान है? तो चित्रकला का जो स्थान है वो चौथा स्थान है। अर्थात हिंगल महोदय के अनुसार जो ललित कला के बारे में वर्णन किया है, तो हिंगल महोदय ने सबसे अधिक जो है महत्व जो है उन्होंने काव्य कला को दिया है। अर्थात कहने का तात्पर्य है ललित कला 5 बताए गए हैं, चित्रकला, मूर्त कला, काव्य कला, संगीत कला, स्थापत्य कला। तो आपके चित्रकला, मूर्त कला, संगीत कला, काव्य कला, स्थापत्य कला, ये जो 5 आपके प्रमुख कलाएं हैं, तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो है महत्व उन्होंने काव्य कला को दिया है हिंगल महोदय ने। इसलिए उन्होंने दिया है कि काव्य कला में हमें किसी भी संसाधन की आवश्यकता नहीं होती, कहीं पर भी इस कला को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। अर्थात इसमें किसी भी संसाधन की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आप देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा संसाधन की आवश्यकता स्थापत्य कला में होता है, भवन निर्माण में होते हैं। उसमें विभिन्न प्रकार के जो भी सरिया, सीमेंट, गिट्टी, मोरंग और मजदूर, कारीगर और स्थान की आवश्यकता होती है, तभी हम उस चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं, उस कला को हम स्थापित कर सकते हैं या संयोजित कर सकते हैं। लेकिन काव्य कला एक ऐसी कला है, हम कहीं पर भी काव्य कला के द्वारा, अपने काव्य के द्वारा उस कला को प्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें किसी भी माध्यम, किसी भी संसाधन की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात हिंगल महोदय ने सबसे ज़्यादा जो है श्रेष्ठ कला जो है काव्य कला को माना है और निम्न कला उन्होंने स्थापत्य कला को माना है। अर्थात चौथे नंबर पे इस क्रम में इसलिए आता है जो हमारा चित्रकला, कि जैसे आपके सबसे जो है आपके कम जो है संसाधन की आवश्यकता होती है, वो आपके संसाधन की आवश्यकता जो होती है काव्य कला की होती है, और फिर इसके बाद संगीत कला की होती है, फिर इसके बाद इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कामसूत्र की 64 कलाओं में चित्रकला को किस नाम से जाना जाता है? तो कामसूत्र की जो 64 कलाएं के वर्णन हुए हैं, तो उस 64 कलाओं में जो वर्णन में मिलता है, तो चित्रकला को किस नाम से जाना जाता है? तो आलेखम नाम से जाना जाता है। आलेखम नाम से जाना जाता है। ये जितने भी सारे प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, ये सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कामसूत्र का टीका किसने दिया? कामसूत्र का टीका किसने दिया? यशोधर पंडित ने 11वीं शताब्दी में दिया। ये प्रश्न 2021 में पूछा गया था मित्रों। अधिकतर लोग जो है इस चीज़ को गलत कर दिए थे, वात्स्यायन लगा दिए थे। कामसूत्र का जो टीका दिया गया है, जो टीका दिए हैं, वो यशोधर पंडित ने दिया है, 11वीं शताब्दी में माना गया है। अर्थात कामसूत्र का जो है, कामसूत्र को ग्रंथ को वात्स्यायन ने लिखा था, लेकिन उसमें एक टॉपिक पे जो है यशोधर पंडित ने समझिए रिसर्च किया। जैसे पीएचडी किसी एक टॉपिक पे किया जाता है। मान लीजिए आपका एक इतिहास का बुक है, इतिहास का बुक में बहुत सारे टॉपिक होते हैं। वो टॉपिक आपका जो है
कामसूत्र है उसके लेखक कोई विद्वान हो सकते हैं, अर्थात उस टॉपिक पे, किसी एक टॉपिक पे यशोधर पंडित ने रिसर्च किया, अर्थात पीएचडी के समान किया, जो 11वीं शताब्दी में किया, उसी को कहा गया है टीका। कामसूत्र का टीका किसने दिया? यशोधर पंडित ने 11वीं शताब्दी में दिया। नेक्स्ट हमारा है, यशोधर पंडित द्वारा रचित कामसूत्र के टीका को किस नाम से जाना जाता है? तो उस जो टीका दिए थे, जिस पे रिसर्च किए थे, जयमंगला नाम से जाना जाता है। अर्थात कामसूत्र के जिस टॉपिक पे उन्होंने अध्ययन किया था, जयमंगला नामक जो है टॉपिक पे अध्ययन किया था, रिसर्च किया था यशोधर पंडित ने 11वीं शताब्दी में। थोड़ा यशोधर पंडित के भी बारे में जान लेते हैं। तो यशोधर पंडित ये राजस्थान के जयपुर राजा नरेश के जो है दरबार में पुरोहित के रूप में कार्य करते थे। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वात्स्यायन किस शताब्दी में हुए? अर्थात वात्स्यायन किस शताब्दी में हुए? तो 4वीं शताब्दी में। वात्स्यायन किस शताब्दी में हुए? तो 4वीं शताब्दी में हुए। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, ललित विस्तार में कितने कलाएं हैं? तो ललित विस्तार में कितने कलाएं हैं? तो 79 कलाएं हैं ललित विस्तार में। मुख्य जो कलाएं बताए गए हैं, ललित कला जो मुख्य बताए गए हैं वो 5 कलाएं बताए गए हैं। चित्रकला, मूर्ति कला, काव्य कला, संगीत कला, स्थापत्य कला, ये 5 कलाएं बताए गए हैं। लेकिन उसके विस्तार में उसमें और कलाएं जो जुड़ी हैं वो 79 कला बताए गए हैं। सर्वप्रथम अगला हमारा प्रश्न है कि सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो कला शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो नाट्य शास्त्र में हुआ है। नाट्य शास्त्र के जो लेखक हैं, नाट्य शास्त्र के जो प्रेरणा अर्थात हैं भरत मुनि जी हैं। नाट्य शास्त्र को भरत मुनि ने लिखा था। तो सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग कहाँ पे मिलता है? तो नाट्य शास्त्र मिलता है, हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के प्रेरता कौन हैं? तो भरत मुनि जी हैं। सबसे पहले भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कला का वर्णन करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, नाट्य शास्त्र में कितने रसों का वर्णन मिलता है? तो नाट्य शास्त्र में 8 रसों का वर्णन मिलता है। अर्थात उन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है। सर्वप्रथम रसों का जो वर्णन उन्होंने किया है 8 रसों का किया है, जिसको हम सूत्र में याद कर सकते हैं। श्री अकबर भावशाह के रूप में, श्री अकबर भावशाह के रूप में एक श्लोक है जिसके माध्यम से हम लोग श्री अकबर भावशाह लिखकर हम उसे क्रम से लिख सकते हैं। तो हमारा जो है 8 रस थे भरत मुनि के अनुसार, और अभिनव गुप्त के अनुसार जो है 9 रस बताए गए हैं। उन्होंने शांत रस को भी माना है। नेक्स्ट हमारा है, शांत रस को भी उन्होंने रस माना है। नाट्य शास्त्र में कितने भावों का वर्णन मिलता है? तो नाट्य शास्त्र में कितने भावों का वर्णन मिलता है? तो 49 भावों का जो है वर्णन मिलता है। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के वर्णन का उल्लेख हुआ है? नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के वर्णों में रंगों का उल्लेख हुआ है? तो मित्रों, नाट्य शास्त्र में 3 प्रकार के जो वर्णों का या रंगों का उल्लेख मिलता है। वो कौन कौन से रंग हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। लाल है, पीला है और काला है। यही 3 रंग आपके प्राथमिक रंग माने गए हैं, लेकिन उसमें लाल, पीला और नीला बताया गया है, इसमें काला हो गया है। तो यहाँ आपको यदि प्रश्न पूछता है कि आपके प्राथमिक रंग कौन से हैं, तो प्राथमिक रंग में लाल, पीला और नीला आप लोग को टिक करेंगे। यदि पूछता है नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के या किन रंगों का उल्लेख मिलता है, तो 3 प्रकार के रंगों का उल्लेख मिलता है, जिसमें आपके लाल है, पीला है और काला रंग है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न।
ये भी पूछा गया है कई बार जो है नाट्यशास्त्र में कितने रसों का वर्णन मिलता है, तो 8 रसों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मित्रों, किसके द्वारा किए गए कला का विभाजन सर्वमान्य है? किसके द्वारा किए गए कला विभाजन का सर्वमान्य है? तो पहले ही बता दिया हूँ मैं। हिंगल महोदय ने कहा है, हिंगल महोदय ने कहा था कि जो है काव्य कला को सबसे श्रेष्ठ माने हैं। इन्होंने इन सभी कलाओं को जो है एक क्रम से एक स्थान दिया है। किस कला में हमें ज़्यादा संसाधन की सामग्रियों की आवश्यकता होती है, किस कला में सबसे कम होता है, अर्थात जिस कला में सबसे कम संसाधनों की आवश्यकता होती है वही सबसे श्रेष्ठ कला है। अर्थात जिस कला में सबसे ज़्यादा संसाधन की या सामग्रियों की आवश्यकता होती है वो जो है सबसे निम्न कला है। ये हिंगल महोदय ने कहा था। दोनों प्रश्न इनके महत्वपूर्ण हैं। सबसे श्रेष्ठ कला हिंगल महोदय के अनुसार कौन सा है ये पूछा जाता है। सबसे निम्न कला हिंगल महोदय के अनुसार पूछा जाता है कौन सी कला है, तो स्थापत्य कला या भवन निर्माण है। अगला हमारा है, हिंगल के वर्गीकरण को किस नाम से जाना जाता है? तो हिंगल के जो वर्गीकरण किया गया है, कलाओं का वर्गीकरण किया गया है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है हिंगेलियन क्वालिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट के नाम से जाना जाता है। हिंगेलियन क्वालिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट के नाम से जाना जाता है इनके वर्गीकरण को। नेक्स्ट हमारा है, कला कितने प्रकार की होती हैं? तो मित्रों कला कितने प्रकार की होती हैं? तो कला मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। कला कितने प्रकार की होती हैं? कला मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। अर्थात एक आपका होता है उपयोगी कला, एक आपका ललित कला। एक आपका होता है उपयोगी कला, एक आपका होता है ललित कला। कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि कला मुख्य रूप से कितने हैं? तो मुख्य रूप से 2 होते हैं। जैसे आप कह सकते हैं एक पारदर्शी, एक अपारदर्शी। अर्थात कहने का तात्पर्य है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। कला कितने प्रकार की होती है? कला मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक आपका उपयोगी कला है और आपका ललित कला। जैसे उपयोगी कला आप लोग को मालूम होगा कि कोई चीज़ निर्माण करके हम अपने दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करना। जैसे आपने देखा होगा कि कुम्हार के चाक पे बने हुए मिट्टी के जो बर्तन हैं वो हमें नवपाषाण काल से ही देखने को मिलते हैं, या नवपाषाण काल से ही प्रारंभ हुए, जो आज भी हमारे जीवन में उसकी महत्वपूर्ण योगदान है। हम अपने जीवन में उसे खाने पीने के रूप में या कोई सामग्री रखने के रूप में उसका हम प्रयोग करते हैं। मिट्टी के मटके का जो है बर्तन का जो प्रयोग करते हैं। तो ये उपयोगी कला के अंतर्गत आता है। और उसके साथ बहुत सारी कलाएं हैं, जैसे आभूषण करना भी आप लोग ने देखा होगा कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा मोहनजोदड़ो के सभ्यता के समय भी आभूषण के साक्ष्य मिले हैं। जो उस समय आभूषण बनाए जाते थे मिट्टी के, वो डिजाइन करके या मिट्टी के द्वारा वो निर्मित करके जो है माला या हार बनाए जाते थे, जिसे लोग पकाकर जो है पहनते थे, या और भिन्न भिन्न प्रकार के मोतियों के सीप के पहनते थे, और कुछ कांच के बनाए हुए, कुछ धातुओं के जो है मोती माला पहनते थे। तो ये सारे उपयोगी कला है जो आज भी उस समय भी हमारे जीवन में अस्तित्व में था, आज भी हमारे जीवन में अस्तित्व में है। और जैसे कपड़े की सिलाई करना, पेंटिंग, कपड़े की सिलाई करना, आज भी हम लोग जो है कपड़े की सिलाई करके, ये भी एक कला है। बढ़ईगिरी करना या जो भी कला कौशल है जो हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण है, अर्थात जिससे हमारे संसाधन के रूप में वो सारी चीज़ें हैं, किसी चीज़ का निर्माण करना, तो ये सारे उपयोगी कला के अंतर्गत आएंगे। ललित कला को हम जानेंगे कि ललित कला क्या है। ललित कला मित्रों हमारे आपको बताया गया है कि ललित कला जो है चित्रकला, मूर्ति कला, काव्य कला, संगीत कला, स्थापत्य कला, ये सारी कलाएं हैं जो हैं
हमें आनंद की अनुभूति कराते हैं। अर्थात जैसे आपने ताजमहल देखा होगा, ताजमहल जाने के बाद आप लोग वहाँ पे आपको कुछ मिलता नहीं है, लेकिन आपके नेत्रों को आनंद प्राप्त होता है, या देखने के बाद आपको रस की अनुभूति होती है, आपको अच्छा लगता है। अर्थात जो है तो ये आपको रसवादन कराता है, अर्थात आत्मिक सुख प्रदान करता है, जो कि उपयोगी कला होता है। ये भौतिक संसाधन के रूप में होता है जो आपके दैनिक जीवन में कार्य करता है। और वहीं पे ललित कला जो होता है, ललित कला जो है आपको जो आत्मिक सुख प्रदान करता है। जैसे कोई भवन निर्माण को देखकर आपको आनंद होता है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति होती है। या कोई चित्र देखकर आप प्रभावित हो जाते हैं, बहुत अच्छा है। कोई मूर्ति है, जैसे आपके जो है राम सुतार के द्वारा जो है बनाई गई जो है गुजरात में जो है स्टैचू ऑफ जो है जो आपका बना है, सरदार पटेल जी का बना है, तो वो सारी चीज़ें आपको जो है आत्मिक सुख प्रदान करता है देखने के बाद। वो प्रतिभाएं तो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। अर्थात इसी कला को और भी नामों से संबोधित किया गया है, बताया गया है। जैसे भौतिक कलाएं होती हैं हमारी उपयोगी कला, अर्थात जो हमें दिखाई देता है वो आपके जो है भौतिक कलाएं होते हैं। अर्थात अभौतिक वो होते हैं जो हमें नहीं दिखाई देता है, जैसे संगीत है या जो है आपके जो है काव्य है, ये हमें नहीं दिखाई देता, इसे अभौतिक के नाम से भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उपयोगी कला हमें क्या प्रदान करती है? तो उपयोगी कला जो हमें होता है तो भौतिक सुख या साधन प्रदान करता है। जैसे कोई चीज़ हम लोग निर्माण करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, तो हमारे वो दैनिक जीवन में उसे हम प्रयोग करते हैं। जिस भी रूप में वो संसाधन होता है वो हमारे दैनिक जीवन में सहायक होता है, अर्थात वो भौतिक रूप लिया होता है। अर्थात कुछ चीज़ें मैं ओरली बोलूँगा तो आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा और आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा हो रहा है जो शून्य से लेकर शिखर की तरफ हो रहा है। आप इस पे एक एक बिंदु पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उपयोगी कला किससे संबंधित है? तो उपयोगी कला जो हमारा संबंधित है, जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि आभूषण निर्माण करना है, रंगाई है, छपाई है, बढ़ईगिरी है, और इसके साथ साथ सिलाई है। जो भी सारी चीज़ हैं या किसी चीज़ का निर्माण है व्यवसायिक से संबंधित कार्य होता है। जो व्यवसायिक से संबंधित हो, जिसे हम तैयार करके बनाकर हम उसे जो है उचित मूल्य पर बेच सकते हैं, जिससे हमारे आय में वृद्धि हो सकता है, वो सारे जो है वस्तुएं जो है आते हैं उपयोगी कला के अंतर्गत आते हैं। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, ललित कला हमें क्या प्रदान करती है? तो ललित कला जो होती है हमें आत्मिक सुख प्रदान करता है, अर्थात हमारे नेत्रों को, हमारे हृदय को, हमारे आत्मा को वो सुख प्रदान करता है, अर्थात रस की अनुभूति होता है, आनंद की प्राप्ति होती है। ललित कला आप लोग को बता दिया गया है, मुझे लगता है कि आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। ललित कला की श्रेणी में हमारे चित्रकला आते हैं, मूर्ति कला आते हैं, काव्य कला आते हैं, और संगीत कला आते हैं, और स्थापत्य कला। ये ललित कला है जो हमें सुख प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ललित कला के दायरे में कितनी कलाएं आती हैं? तो ललित कला के जो है दायरे में या उसके जो क्रम में कितने कलाएं आती हैं? तो 5 कलाएं हैं। चित्रकला है, मूर्तिकला, वास्तुकला, वास्तुकला को ही भवन निर्माण कहते हैं या स्थापत्य कला के नाम से जाना जाता है, संगीत कला और काव्य कला। ये हमारे 5 कलाएं हैं जो ललित कला की श्रेणी में आते हैं, जो हमें आत्मिक सुख प्रदान करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मित्रों, आज के मैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ललित कला के कितने भेद हैं? ललित कला को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, 2 भागों में बांट दिया गया है। तो कौन कौन से हैं? एक रूप पर्दा कला, एक आरोप पर्दा। अब ये क्या होता है मित्रों? ये होता है एक जो होता है रूप पर्दा, अर्थात जो कलाएं हमारे रूप प्रदान करती हैं, जो हमारे कलाएं जो है रूप प्रदान करती हैं, जैसे चित्रकला है ये रूप प्रदान करता है, मूर्तिकला है, भवन निर्माण है, ये रूप प्रदान 3 कलाएं रूप प्रदान करती हैं। अर्थात हमारा जो संगीत कला होता है, काव्य कला होता है, ये आरोप पर्दा कला के अंतर्गत आता है। इसमें रूप नहीं प्रदान होता है।
जिसके कारण आरोप प्रदा कला कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ये मालूम हो गया कि ललित कला के कितने भेद बताए गए हैं। ललित कला के 2 भेद बताए गए हैं। जो हमारा पहला है रूप प्रदा, जिसमें चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला आते हैं। जो हमारे आरोप प्रदा कला है, इसमें जिसमें रूप नहीं प्रदान होता है, कोई आकृतियाँ नहीं बनती हैं, जो मौखिक रूप से कहा जाता है, गाया जाता है या सुनाया जाता है, जो आरोप प्रदा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जिनका चक्षुष रूप होता है, जिनका चक्षुष रूप होता है, उन्हें किसी भी कलाएं, उन्हें कौन सी कलाएं कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जिनका चक्षुष रूप होता है, अर्थात जिसका रूप होता है, जिसे हम देख सकते हैं, उन्हें कौन सी कलाएं कहते हैं। अर्थात उसे हम रूप प्रदा कलाएं कहते हैं। अर्थात जैसे हमारे चित्र कला है, मूर्ति कला, स्थापत्य कला है, ये सारे कलाएं को हम देख सकते हैं, आँखों से, चक्षुष से देख सकते हैं, जिसे हम लोग रूप प्रदा कला कहते हैं। अर्थात इसे रूप प्रदा कला माना गया है। नेक्स्ट हमारा है, जिनका या हम जिनको चक्षुष रूप से नहीं देख पाते हैं या चक्षुष रूप नहीं होता है, उन्हें कौन सी कलाएं कहते हैं। तो उन्हें आरूप प्रदा कला कहते हैं। अर्थात आरूप प्रदा मीन्स जो रूप ना प्रदान करे। जैसे आपके जो है काव्य कला है और संगीत कला है, ये रूप नहीं प्रदान करता है, इसे आरूप प्रदा कला कहा गया है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मित्रों, रूप कलाएं या रूप प्रदा कलाएं कितनी होती हैं। तो रूप प्रदा कलाएं जो है या रूप कलाएं जो रूप प्रदान करे, कितनी कलाएं होती हैं। तो 3 कलाएं होती हैं। कौन कौन सी कलाएं हैं? चित्रकला है, मूर्तिकला है, वास्तुकला है। अर्थात चित्र भी आपको दिखाई देता है, मूर्ति भी आपको दिखाई देता है, वास्तु मीन्स स्थापत्य कला या भवन निर्माण भी कह सकते हैं। तो भवन भी हमें दिखाई देते हैं। जैसे दिल्ली का लाल किला है, आगरा का ताजमहल है, ये आपके वास्तुकला के अंतर्गत आते हैं। अर्थात जो है ये रूप प्रदान करने वाली कला होते हैं। अर्थात ये जो है भवन निर्माण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा है, आरूप प्रदा कलाएँ कितने होती हैं। तो आरूप प्रदा कलाएँ जो होती हैं वो 2 कलाएँ होती हैं। रूप प्रदा कलाएँ जो है 3 होती हैं, आरूप प्रदा कलाएँ जो है 2 होती हैं। तो हमारे 2 कलाएँ कौन कौन सी हैं? संगीत कला है, अर्थात इसकी कोई रूप नहीं होता है। काव्य कला है, इसका भी कोई रूप नहीं होता, जिसके कारण इसे आरूप प्रदा कला कहा गया है। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट है मित्रों, काव्य कला का आधार क्या होता है। तो काव्य कला का जो आधार होता है या जिसके आधार पे हम इसे प्रेजेंट करते हैं, वो हमारा आधार कौन सा होता है? वो शब्द और अर्थ होता है। अर्थात जैसे हम चित्र बनाने के लिए हमारा जो आधार होता है, धरातल होता है, मीन्स कागज़ पे हम बनाते हैं, कैनवास पे बनाते हैं, बोर्ड पे बनाते हैं, ज़मीन पे बनाते हैं, जहाँ भी बनाते हैं, उसके लिए हमारा जो सर्वप्रथम आधार होता है, वो आधार चित्रकला के लिए होता है, कागज़ होता है, धरातल, जिसे हम धरातल कह सकते हैं, कलाकार का कार्य क्षेत्र जिसे कहा जाता है। तो धरातल होता है और उसके साथ साथ हमें और संसाधनों की आवश्यकता होती है। हम किसके द्वारा रेखा खींचे, पेन हो, पेंसिल हो, या जिस भी स्थान पे धरातल के अनुसार वो निर्भर करता है कि हमें वहाँ पे कौन सा जो है पेन के रूप में यूज करना है। अर्थात हमारा जो और संसाधन होते हैं, जैसे कलर होता है, कलर के द्वारा हम उसमें रियलिटी दिखाने का, नेचुरल लाने का या उस चीज़ को सही दिखाने का प्रयास करते हैं, प्रकृति के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी प्रकार से काव्य कला का जो आधार होता है, काव्य कला का जो आधार है मुख्य रूप से वो शब्द और अर्थ है। काव्य जो कहा जाता है वो शब्दों के ऊपर कहा जाता है, उसके शब्द और अर्थ होते हैं। ये काव्य कला का मुख्य आधार होता है। इसी क्रम में नेक्स्ट है, संगीत कला का आधार क्या है। संगीत कला का जो आधार है मुख्य रूप से स्वर और नद होता है। अर्थात स्वर अगर किसी का नहीं है, अच्छा नहीं है, या उसके जो है लय नहीं है, अच्छे नहीं हैं, तो संगीत अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, अच्छे से प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। अर्थात उसमें लय नहीं होगा, अर्थात वो सुंदर नहीं होगा, उसको सुनने वाले लोग नहीं होंगे। जैसा कि आज भी आप लोग
जो है लता मंगेशकर की जो आवाज़ हैं, स्वर हैं, अर्थात उसके जो नद हैं, उसके जो कला की जो प्रतिभा है संगीत कला में, वो सराहनीय है। आज तक मतलब उस स्तर से कलाकार देखने को नहीं मिल पाते हैं। तो संगीत कला का जो आधार है वो स्वर और नद है, अर्थात किसी चीज़ को हम लोग जब प्रेजेंट करते हैं एक ही क्रम में नहीं कि जैसे एक सीधी रेखा खींच दी जाती है, उसी क्रम में यदि हम कोई कार्य करेंगे तो उसमें लय नहीं आएगा। अर्थात जब हमारा जो है रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, शापाकार होती हैं, अर्थात चाहे वो हमारे जीवन का उतार चढ़ाव हो या जैसे एक ही जैसे समान रूप से जीवन चलता रहता है तो उसमें हमें आनंद की अनुभूति नहीं होता, आनंद नहीं प्राप्त होती। लेकिन जब कभी हमारे जीवन में दुख आता है और इसके बाद फिर सुख आता है तो वो चीज़ हमें प्रसन्न करता है, अर्थात वो चीज़ हमें आनंद प्राप्त करता है। ठीक उसी प्रकार से स्वर और नद का होना परम आवश्यक होता है, जिससे संगीत कला उत्तम होता है, बेहतर होता है और उसमें जो है अच्छा होता है, जो हमें आनंद की अनुभूति कराता है। नेक्स्ट है हमारा मूर्ति कला का आधार क्या होता है। तो मित्रों, मूर्ति कला का जो आधार होता है वो पाषाण तथा पत्थर होता है। मूर्ति कला का जो आधार होता है वो आधार हमारा जो होता है पाषाण तथा पत्थर के औजार होते हैं, पत्थर तथा औजार होते हैं। अर्थात आपने देखा होगा जितने भी हमारे मूर्तिकार हैं तो मूर्तिकार अधिकतर आज के समय में और सारे सामग्री संसाधन चल गए हैं, जैसे धातुओं के मूर्ति बनाए जा रहे हैं, सांचे में बनाए जा रहे हैं, पीओपी के बनाए जा रहे हैं, आधुनिक काल में भिन्न भिन्न प्रकार के बनाए जा रहे हैं, ढलाई के कास्टिंग के द्वारा बनाए जा रहे हैं। लेकिन पहले के यदि अगर देखी जाए, पहले के मूर्तिकार जैसे खजुराहो में आपको देखने को मिलेंगे और जो है एलोरा की गुफा में देखने को मिलेंगे, एलिफेंटा की गुफा में देखने को जो मूर्तियाँ मिलेंगे, उसमें जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं पाषाण मीन्स पाषाण तथा पत्थर दोनों पे जो है काटकर बनाई गई है औजारों के द्वारा। तो इसके माध्यम से मूर्तियों का जो है निर्माण किया जाता था, बनाया जाता था। लेकिन आज के समय में, आधुनिक समय में और संसाधन जो है और बढ़ गए हैं, जिसके माध्यम से जैसे पहले औजारों से, हाथों से उसका जो है तराशे जाते थे, बनाए जाते थे, काट कर बनाए जाते थे। लेकिन आज के समय मूर्तियाँ जो है छोटे छोटी मूर्तियाँ, बहुत खूबसूरत मूर्तियाँ मशीन के द्वारा सांचे में ढलाई की जाती है, मशीन के द्वारा उसकी जो है बनाई जाती हैं कटाई करके। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट है वास्तुकला का आधार क्या है। तो वास्तुकला मीन्स भवन निर्माण का आधार क्या है मित्रों। तो भवन निर्माण जो है में जो प्रयोग होने वाले जो भी मटेरियल होते हैं, जो भी संसाधन होते हैं, जो आवश्यकताएं होती हैं, वो मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं। तो जो चूना तथा मिट्टी, आप लोग ने देखा होगा कि हमारे आज के समय में जो इमारतें बन रहे हैं, जो बिल्डिंग बन रहे हैं, जो मकान बन रहे हैं, उसमें गिट्टी, मोरंग, सरिया, सीमेंट आदि का प्रयोग किए जा रहे हैं, लोहे का प्रयोग किए जा रहे हैं। लेकिन पूर्व की जो हमारे जो है भवन निर्माण थे, जो आपको बहुत पहले की आपको मिलेंगे, जो है इमारतें मिलेंगे, जैसे लाल किला हुआ और कुतुब मीनार हुआ, जो भी सारे प्राचीन विरासत में हमें देखने को मिलते हैं, वो सभी वास्तुकला या स्थापत्य कला में सबसे ज़्यादा चूना तथा जो है मिट्टी का प्रयोग होता था। तो चूने मिट्टी को मिश्रित करके और उसमें तमाम प्रकार के गुड़ है, राविश है, जो भी सारी चीज़ें होते थे उसमें मिश्रित करके बनाते थे। उस समय सरिया नहीं चलता था, गिट्टी, मोरंग ये सब नहीं संसाधन थे। अर्थात जो भी उनके होते थे मकान बनते थे, ज़्यादातर डाट पे बनते थे। डाट पे बनने के कारण उन्हें सरिया की आवश्यकता नहीं होती थी, अर्थात उसमें जो है इस विधि के द्वारा कार्य किया जाता था। तो मुख्य रूप से कह सकते हैं कि वास्तुकला का जो आधार था चूना और मिट्टी था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चित्रकला का जो मुख्य आधार है। तो चित्रकला का जो मुख्य आधार है, सर्वप्रथम इसमें आप लोग देख रहे होंगे रंग तथा ब्रश तो है ही, लेकिन आपके पास यदि अगर धरातल नहीं रहेगा तो रंग और ब्रश से आप कहाँ पे बनाएंगे।
तो हमारा सर्वप्रथम यहाँ पे आप ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा, यदि आपको एग्ज़ाम में धरातल देता है तो ज़्यादा सही माना जाएगा। क्योंकि यदि हमारे पास धरातल ही नहीं रहे, आपको रंग ब्रश दे दिया जाए और आपको कह दिया जाए कि आप बनाइए, आपको बनाना कहाँ है, आपको ये ना बताया जाए कि कहाँ पे बनाना है, तो आप लोग जो है बनाने में सक्षम नहीं रहेंगे। तो कहने का मतलब धरातल हमारे लिए प्रमुख होता है कि कहाँ पर बनाना है। अगर हमारे पास धरातल है, कागज़ है, तो पेंसिल से बना सकते हैं या ब्रश से बना सकते हैं या किसी भी ज़मीन पर अंगुलियों से बना सकते हैं। धरातल हमारे लिए परमावश्यक है। जैसे आपने देखा होगा कि प्रागैतिहासिक काल के समय जो है कागज़ नहीं थे, कपड़े नहीं थे, हर एक समय अलग अलग हमें धरातल पे मानव सभ्यता के अनुसार देखने को मिले हैं, कार्य मिले हैं। जिस समय कोई संसाधन नहीं थे तो मानव ने अपने विचारों को, अपने गुणों को, अपनी प्रतिभा को, अपनी कला को उन्होंने शिलाश्रय पे, उन्होंने शिलाओं पे जो है पत्थरों पे उन्होंने गेरू माध्यम से या गेरू में जानवरों की चर्बी डालकर मिलाकर जो है ज़्यादा समय तक स्थायी करने के लिए उन्होंने प्रयोग किया। अर्थात वो शिला को ही धरातल उन्होंने बना लिया और उन्होंने गेरू जो उस समय आसान तरीके से मिल जाते थे, जो खनिज रंग होते थे, गेरू होते थे, खड़िया होते थे, हिरौजी होते थे, रामराज, ये सभी कोयला होते थे। उसके माध्यम से वो कोयले के माध्यम से कोयला उठाते थे और जो है वो जो पत्थर, बड़े बड़े पत्थर होते थे, उस पर वो अपने द्वारा जो है चित्र बना देते थे। अर्थात तो धरातल हमारे लिए सर्वप्रथम प्रमुख है, जो है आधार माना गया है, तो धरातल सर्वप्रथम होना चाहिए। अर्थात ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कलाकार का मुख्य क्षेत्र क्या होता है। कलाकार का मुख्य क्षेत्र होता है, कलाकार किस पे क्षेत्र करता है, तो धरातल पे। एक चित्रकार का जो मुख्य क्षेत्र होता है वो धरातल होता है। अगला हमारा है नेक्स्ट प्रश्न, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। अर्थात किस काल को, काल में समय होता है, को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। तो मित्रों, जो गुप्त काल का समय है वो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। तो स्वर्ण युग पूछा जाता है कि भारतीय किस काल को स्वर्ण युग माना जाता है, तो गुप्त काल को स्वर्ण युग माना जाता है। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, चित्रकला का सर्वाधिक विस्तार ग्रंथ कौन सा है। चित्रकला का सर्वाधिक विस्तृत ग्रंथ कौन सा है, तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है। अर्थात चित्रकला का सर्वप्रथम जो है इसी में कला का जो है हुआ है, प्रयोग हुआ है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के द्वारा ही भरत मुनि ने इसमें अपने जो है वर्णन किए हैं। तो चित्रकला का सर्वाधिक सबसे ज़्यादा विस्तृत ग्रंथ कौन सा है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। नेक्स्ट इसी क्रम में चित्रसूत्र अध्ययन को कितने खंडों में बांटा गया है। तो मित्रों, चित्रसूत्र अध्ययन को कितने खंडों में बांटा गया है, तो 9 खंडों में बांटा गया है। अर्थात 35 से लेकर 43 अध्याय तक, 33 से लेकर 43 अध्याय तक के बीच का जो खंड है वो सारे खंड मिला के 9 खंड हैं। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। चित्रसूत्र में कितने प्रकार के चित्र भेद बताए गए हैं, तो चित्रसूत्र में कितने प्रकार के चित्र भेद बताए गए हैं, तो भेद कितने बताए गए हैं, 4 भेद बताए गए हैं। अर्थात सत्य चित्र, मिश्रित चित्र, नागर चित्र, वैदिक चित्र। अर्थात ऐसा भी कह सकते हैं कि सत्य मिश्रित, नागर और वैदिक, ये आपको जो भेद दिखाई देते हैं ये आपको सर्वप्रथम अजंता के भित्ति चित्र या अजंता की दीवारों में इस सभी का प्रयोग हुआ है। ये सभी चित्रों का जो है प्रयोग हुआ है अजंता के चित्रों में। सत्य, मिश्रित, नागर और वैदिक जो है देखने को मिलते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा है प्रश्न, चित्रसूत्र किस ग्रंथ का अध्ययन है।
चित्रसूत किस ग्रंथ का अध्ययन करता है? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अध्ययन करता है, अर्थात विष्णु धर्मोत्तर पुराण में ही चित्रसूत ग्रंथ का जो है अध्ययन मिलता है। नेक्स्ट है स्थापत्य कला और मूर्त कला के लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तक कौन सी मानी गई है? स्थापत्य कला मीन्स भवन निर्माण के लिए और मूर्त कला के लिए सबसे श्रेष्ठ कौन से बुक मानी गई है, सबसे श्रेष्ठ कौन सी पुस्तक बताई गई है? तो अग्नि पुराण बताई गई है, अग्नि पुराण। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट है उषा अनिरुद्ध की प्रेम कथा किस ग्रंथ में चित्रित है? तो उषा अनिरुद्ध की प्रेम कथा किस ग्रंथ में चित्रित है? तो महाभारत में। अर्थात मित्रों महाभारत का जो समय रहा है वो 400 ईस्वी पूर्व रहा है। महाभारत का जो समय माना गया है 400 ईस्वी पूर्व माना गया है। तो उषा अनिरुद्ध की जो प्रेम की कथा बताई गई है वो महाभारत में बताई गई। एक इसकी कथा है, इसके बारे में बता देने, छोटा सा है। अर्थात उस समय की बात है, महाभारत के काल के समय की बात है। उस समय कृष्ण भगवान के प्रपौत्र जो है अनिरुद्ध थे, एक राजकुमार थे, और उषा नाम की एक राजकुमारी थी जो दूसरे प्रांत में, दूसरे राज्य में थी जो है। तो एक दिन उन्होंने स्वप्न में देखा, उषा ने एक दिन स्वप्न में देखा, अनिरुद्ध के बारे में देखा, और अनिरुद्ध बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही अच्छे राजकुमार थे, बहुत ही सुशील थे। अर्थात उन्होंने सपने में कुछ अनिरुद्ध से उन्होंने बात भी किया, और उसी सपने के ड्रीम के दौरान ही अनिरुद्ध से प्रेम की भावना जागृत हो गई, प्रेम जाग उठा। और जब सुबह उठकर जो है राजकुमारी सुबह उठती हैं तो जब देखती हैं कि स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक राजकुमार थे और उस राजकुमार से हमारा जो है भेंट होता है, मुलाकात होता है और बातचीत होती है, और उनके जो व्यवहार थे, उनके जो वीरता थी, अर्थात उन बहुत ही सुंदर थे। तो उनसे प्रभावित होकर जो है उनसे प्रेम जाग उठा। और सुबह उठकर जो है राजकुमारी जब उषा देखती है तो ये सब सारे चीज़ें सपने थे। तो ये सारी चीज़ें देखकर वो बहुत दुखी होती है और चिंतित होती है कि ये कहाँ के हैं, कैसे हैं, सारी चीज़ें। और अनिरुद्ध को कभी नहीं देखी थी, कभी नहीं मिली थी। तो उषा जो है, उषा की एक उनके साथ जो रहती हैं उन्हें दासी कहते हैं, ऐसा कहिए कि जो सेविका के रूप में होती हैं, दासी होती है। एक चित्रलेखा नाम की थी, चित्रलेखा नाम की थी, उनकी दासी थी जो उनकी सेविका थी। उन्होंने देखा जो है तो उन्होंने पूछा जो है कि महारानी आप मतलब जो है राजकुमारी आप बहुत निराश हैं, क्या बात है? तो बताती नहीं, फिलहाल जिद करने के बाद बताती हैं कि ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने ये कहा कि अब इसके बारे में, इस राजकुमार के बारे में पता कैसे चले कि राजकुमार कहाँ के हैं, कैसे हैं? तो उन्होंने जो है कलाकारों को, एक कुशल कलाकार को बुलाया और चित्रकार को बुलाया, और चित्रकार के बुलाने के बाद जो है वो जैसे जैसे वो स्वप्न में देखी थी, जैसे जैसे उनका रूप था, हाइट था, जैसे उनके हाव भाव थे, वो सारी चीज़ उनको याद था। और उस तरीके से उन्होंने एक स्केच तैयार करवाया, एक चित्र तैयार करवाया जिसके माध्यम से वो पहचान सके। तो जितने भी राजकुमार थे, जितने भी राजा थे, जितने भी लोग उस समय अच्छे परिवार से, घराने से थे, सबका उन्होंने चित्र बनाया और दिखाया जो है। तो ये चित्र जो पहचान में आया तो अनिरुद्ध का निकला। तो अनिरुद्ध का जो निकला जो है तो उसी को कहते हैं कि यही राजकुमार थे। तो यही इसमें घटना है, इसमें एक प्रेम कथा है। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, महाभारत ग्रंथ का रचना काल कब माना जाता है? तो महाभारत का जो ग्रंथ है इसका जो रचना काल या समय माना जाता है 400 ईसा पूर्व माना जाता है, अर्थात 400 ईसा पूर्व महाभारत रचना काल माना जाता है। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट है, महाभारत ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तो महाभारत ग्रंथ के जो रचनाकार हैं महर्षि वेदव्यास जी हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाभारत
के रचनाकार कौन है? तो महिष वेदव्यास हैं। नेक्स्ट है, महाभारत में राजकुमारी अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया? तो चित्रलेखा ने बनाया था। ये भी पूछा जाता है कि महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया था? तो चित्रलेखा के द्वारा बनाया गया था। अगला है हमारा, चित्रसूत्र में शरीर के अंगों के आधार पर पुरुषों के कितने भेद माने गए हैं? तो चित्रसूत्र में शरीर के अंगों के आधार पर पुरुष के कितने भेद बताए गए हैं, अर्थात कितने भेद में बांटे गए हैं? तो 5 भेद बताए गए हैं। हंस पुरुष जिसे कह सकते हैं, भाद्र पुरुष, मालकय पुरुष, रोचक पुरुष और शशक पुरुष बताए गए। 5 पुरुष बताए गए हैं अंगों के आधार पर, अर्थात उनकी लंबाई के आधार पर ये सारे चीज़ डिवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा, हंस पुरुष की जो लंबाई होती है कितना होता है? हंस पुरुष की जो लंबाई होती है वो 108 अंगुली के होता है, 108 अंगुल का होता है। अर्थात जो हंस पुरुष कहा गया है, हंस के समान बड़ा हाइट दिखाया गया है, बताया गया है, उसका जो हाइट होता है, उसकी जो लंबाई होती है वो उस व्यक्ति की अंगुलियों से 108 अंगुली बताया गया है। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, भाद्र पुरुष की जो लंबाई है कितनी होती है? उससे कम होती है। इसकी लंबाई जो होती है 106 अंगुल होता है, 106 अंगुल का होता है। नेक्स्ट हमारा है, मालकय पुरुष की जो लंबाई होती है कितनी होती है? तो 104 अंगुल होता है। रोचक पुरुष का जो लंबाई होती है वो 100 अंगुल का होता है। और शाक पुरुष की जो लंबाई होती है वो 90 अंगुल का होता है। अर्थात एक ताल में कितने अंगुल होते हैं? एक ताल में कितने अंगुल होते हैं? तो एक ताल में 12 अंगुल होते हैं, अर्थात 12 अंगुली के बराबर एक ताल होता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि 12 अंगुल के बराबर एक ताल होता है। एक ताल के बराबर एक सिर होता है। ये भी जान लीजिए कि जो एक मनुष्य का जो एक शरीर फेस होता है, जो अंडाकार के रूप में उसका चेहरा होता है, पूरा सिर से लेकर ये दाढ़ी तक जो माना गया है, जो ऐसे अंडाकार के रूप में होता है, तो उसकी जो सिर के ऊपर से लेकर नीचे दाढ़ी तक के जो उसके अंगुल होते हैं वो 12 अंगुल के होते हैं। अर्थात एक ताल कहा जाता है। अर्थात एक ताल बराबर एक सिर भी कहा जाता है। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य कितने ताल में विभक्त बताए गए हैं? अर्थात मनुष्य को कितने ताल में बांटा गया है? तो जैसे कि स्पष्ट कर दिया गया है कि एक ताल में 12 अंगुल होते हैं या 12 अंगुलियां होती हैं, या 12 ताल को एक सिर कह सकते हैं या एक ताल को एक सिर कह सकते हैं। तो मनुष्य कितने ताल में विभक्त बताया गया है? तो 7.5 से 1/2 ताल बताया गया है। अर्थात मनुष्य अपने जो है ताल से 7.5 ताल का होता है। हर एक व्यक्ति जो है अपने ताल से एक ताल के से यदि उसका जो है गुणा किया जाए तो 7.5 ताल का होता है। अगला है, चित्रसूत्र में स्त्री के कितने प्रकार बताए गए हैं? चित्रसूत्र में स्त्रियों के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो स्त्रियों के जो प्रकार बताए गए हैं 5 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? हंसनी स्त्री या पदानी स्त्री, शंखनी स्त्री या हस्तनी स्त्री, मालवानी स्त्री। अर्थात ये जो 5 नाम बताए गए हैं, ये 5 प्रकार बताए गए हैं, ये चित्रसूत्र में स्त्रियों के प्रकार के रूप में माने गए हैं।
नेक्स्ट हमारा है इसी क्रम में, चित्रसूत्र में केशों के कितने प्रकार बताए गए हैं। अर्थात चित्रसूत्र जो ग्रंथ है उसमें केशों मीन्स बाल के कितने प्रकार बताए गए हैं, तो 5 प्रकार बताए गए हैं। कुंडल कहा गया है, दक्षिणावर्ता कहा गया है, तरंग कहा गया है, जटासार कहा गया है और वरिधारा कहा गया है। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, चित्रसूत्र में नेत्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं। चित्रसूत्र में नेत्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं, तो 5 प्रकार बताए गए हैं चित्रसूत्र में। नंबर 1 हमारा है चपलाकृति अर्थात धनुषाकार नेत्र। नेक्स्ट है सामाकृति मीन्स गोलाकार नेत्र अर्थात गोलाकार नेत्र। मत्स्योदर मछली के समान नेत्र। इसी क्रम में नेक्स्ट है उत्पल पत्रभा, ये नील कमल के समान नेत्र बताया गया है। नेक्स्ट है 5वां पद्म पत्र निभा, ये कमल के पंखुड़ी के समान नेत्र बताया गया है। अर्थात जैसे बताया गया है कि नीब के कोमल पत्ते के समान बताया गया है, भिन्न भिन्न प्रकार के जो है बताया गया। कमल के पंखुड़ी के समान नेत्र बताया गया है। इसी क्रम में अगला है चित्रसूत्र में कितने प्रकार के वर्ण मिलते हैं, तो मित्रों 5 प्रकार के वर्ण मिलते हैं। चित्रसूत्र ग्रंथ में जो वर्णों की संख्या बताई गई 5 बताई गई है। लाल है, नीला है, पीला है, काला है और सफ़ेद है। अर्थात इसमें 3 प्राथमिक रंग हैं, लाल पीला नीला। लाल पीला नीला 3 प्राथमिक रंग हैं, काला का पूरक काला और सफ़ेद, काला का उल्टा कर दे सफ़ेद। ये 5 रंग आप लोग याद करिए। 3 इसमें प्राथमिक रंग है, याद करने की ट्रिक है। 3 प्राथमिक रंग और 2 रंग, 3 प्राथमिक रंग, चौथा आपका जो है काला है और काला का विलोम करेंगे उल्टा करेंगे सफ़ेद हो जाएगा, काला का उल्टा करेंगे सफ़ेद हो जाएगा। तो लाल पीला नीला काला सफ़ेद, ये 5 रंग याद कर लीजिएगा कि चित्रसूत्र में ये वर्णों की संख्या बताई गई है 5 जो क्रम से। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, चित्रसूत्र में कितने रसों का वर्णन मिलता है। तो मित्रों चित्रसूत्र में जो वर्णन मिलता है कितने रसों का, तो 9 रसों का वर्णन मिलता है। आपने पढ़ा है नाट्यशास्त्र में भरत मुनि के अनुसार, नाट्यशास्त्र जो ग्रंथ है उसमें भरत मुनि के अनुसार जो रसों की संख्या बताई गई है 8 रसों की संख्या बताई गई, अर्थात उन्होंने शांत रस को नहीं माना है। और चित्रसूत्र में जो रसों की संख्या का वर्णन मिलता है 9 रस, जिसमें अभिनव गुप्त के द्वारा 9 रस बताया गया है, अर्थात शांत रस को भी उन्होंने रस माना है। तो मित्रों आज का हमारा जो है सेशन क्लास यहीं पे समापन होता है। और आप लोग निरंतर टीजीटी पीजीटी कला के सारे मैटर हमारे चैनल पे, हमारे पेज पर मिलता रहेगा। जो लोग नए हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, वहाँ पे चैनल पेज को जो है सब्सक्राइब करके हमारे सारे वीडियो प्ले स्टोर से देख सकते हैं। तो मित्रों परीक्षा के दृष्टिकोण से इसी तरीके से आप लोग को मैं मैटर देता रहूँगा, PDF देता रहूँगा, क्लास देता रहूँगा, जो आपके तैयारी के लिए उत्तम होगा, बेहतर होगा, जिससे आप लोग अच्छे से अच्छे जो है नंबर ला के सफल हो पाएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और आप लोग को मैं इसी तरीके से क्लास देता रहूं। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। नेक्स्ट क्लास को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। यदि कोई आपको कन्फ्यूजिंग है तो आप लोग कमेंट करके आप उसे पूछ सकते हैं। यदि
कोई चीज़ समझने में दिक्कत है तो पूछ सकते हैं।